हेलो ऑल ऑफ यू। अब जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे तो एएस 18 आपके डिस्क्लोजर के बारे में कहता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट क्यों? वो इसलिए कि इट मे हैपन दैट कि हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई कंपनी निखिल लिमिटेड, उसका पीएनएल अकाउंट, इट में हैपन कि उसको कोई रिलेटेड पार्टी, व्हाट डू मीन बाय रिलेटेड पार्टी हम रिवाइज करेंगे, लेकिन कोई रिलेटेड पार्टी के साथ अगर ट्रांजैक्शन होता है तो इट में हैपन कि नो प्राइस में भी चार्ज हो सकता है, उसने कोई प्राइस चार्ज नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल नॉट एट सेम टर्म्स एंड कंडीशन, और टर्म्स एंड कंडीशन उसकी शायद उसमें कोई अलग होंगे इसके लिए। तो ये हो सकता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब मार्केट प्राइस पे प्राइस को चार्ज नहीं करा गया जब कोई ट्रांजैक्शन आपका रिलेटेड पार्टी के साथ होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 हमसे कहते हैं कि उसको डिस्क्लोज करना है। तो कोई गुनाह नहीं करे आपने रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करे, लेकिन वहां पे आपको डिस्क्लोज करना रहेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। सो एएस 18 आउटलाइन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। तो रिलेशनशिप भी बताता है और ट्रांजैक्शन भी बताता है। हमें यह भी बताना है कि रिश्ता क्या कहलाता है और साथ में ये भी बताना कि ट्रांजैक्शन क्या है। सो अप्लाइज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय होल्डिंग कंपनी। तो वो कह रहा है कि नॉर्मल आपका जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, ये कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, वहां पे डिस्क्लोज आपको हर जगह रहेंगे ही। अब वो कहते हैं कि व्हाई डिस्क्लोजर इज नेसेसरी। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मे नॉट बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस, हो सकता है कि वो मार्केट प्राइस पे नहीं है। ट्रांजेक्शन टर्म्स एंड कंडीशन मे बी डिफर फ्रॉम दोज अनरिलेटेड पार्टी, इट मे हैपन कि टर्म्स एंड कंडीशन हमारी रिलेटेड पार्टी के लिए कुछ अलग है और जो रिलेटेड नहीं है उन लोगों के लिए अलग है। द मियर एक्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कैन इंपैक्ट द बिजनेस डिसीजन। ये भी हो सकता है कि भाई आपके डिसीजन पर भी वो इंपैक्ट कर जाए कि सिर्फ आपका द मियर एक्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आपसे कि यहाँ पे कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है इस निखिल लिमिटेड में और उसकी वाइफ है सपोज स्वीटी, तो स्वीटी की कोई कंपनी है, तो वो हो सकता है कि उसने बोला कि इन्फ्लुएंस कर, सुनो सुनो कि मैं आपको बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर कोई इस कंपनी का निखिल लिमिटेड का, निखिल ही सपोज मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो निखिल ने कहा नहीं नहीं सुनो, इस कंपनी अपनी कंपनी को कहते हैं देखो जो भी गुड्स अपने को परचेज करना, रॉ मटेरियल बुलाना है, यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द स्वीटी लिमिटेड, क्योंकि उसकी वाइफ की कंपनी है। तो इट में यहाँ पे तो डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि हमको ये समझना जरूरी कि व्हाट डू मीन बाय रिलेटेड पार्टी, पहले तो वो समझते एक एक करके, बहुत सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। So what do you mean by related party? So parties are considered to be related at any time during the reporting period. तो वो कहता है कि एक पार्टी अगर साल में at any time, ये कीवर्ड आपका at any time, what does it mean at any time? At any time का मतलब ये होता है कि साल में किसी भी वक्त अगर वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो वो रिलेटेड पार्टी है। इट डज नॉट मीन दैट कि आप बोलोगे नहीं नहीं सर बैलेंस शीट डेट पे ही क्या वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए, तो आंसर इज नो। जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट डेट पे ही करे, साल में किसी वक्त भी अगर वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था तो वो रिलेटेड पार्टी है। अब रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर एट एनी टाइम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, आगे मैं आपको रिवाइज करा होगा, लेकिन सपोज होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी रिलेटेड पार्टी, अपन आगे उसको देखेंगे, लेकिन सपोज वो रिलेशनशिप शुरू आया कब, 1 अक्टूबर को होल्डिंग कंपनी ने मोर देन 50% टेक्स, तो वो आपकी सब्सिडरी कंपनी, वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कब हुआ आपका यहाँ पे 1 अक्टूबर को। लेकिन सपोज 15 मार्च को सब पूरे शेयर्स अपने बेच दिए जो सब्सिडरी कंपनी, तो वो उसकी सब्सिडरी कंपनी रही नहीं, तो रिलेशनशिप 1 अक्टूबर से लेकर 15 मार्च तक ही था। ठीक है, एट एनी टाइम तो ठीक है, नॉट नेसेसरी कि बैलेंस शीट डेट पर होना ही चाहिए, तो एट एनी टाइम। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके आखिरी में भी हम लोग, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आखिरी में भी हम लोग देखेंगे, वही आपको डिस्क्लोज करना रहेगा जो उस वक्त के ट्रांजेक्शन, आई मीन टू से जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पूरे साल के डिस्क्लोज नहीं करना आपका, जब रिलेशनशिप जिस वक्त एग्जिस्ट करता था उसी वक्त के ट्रांजेक्शन उस रिलेटेड पार्टी के साथ हमको डिस्क्लोज करना है। तो हमारे एग्जाम्पल में 1 अक्टूबर से लेकर 15 मार्च तक ही हमको उसको डिस्क्लोज करना रहेगा। अब वो आपसे कहता है यहाँ पे कि पार्टीज आर कंसिडर टू बी रिलेटेड एंड इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड वन पार्टी हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी। तो कहता है कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को कंट्रोल कर सकती है तो वो रिलेटेड पार्टी। नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल, तो कंट्रोल अभी अपन डिस्कस करेंगे क्या होता है। या फिर वो कहता है कि एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी इन मेकिंग फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन, कि एक पार्टी का दूसरे पार्टी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो भी रिलेटेड पार्टी। मतलब अब ये क्वेश्चन अराइज होता है ना कि सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है और कंट्रोल का मतलब है, क्योंकि दो पार्टी रिलेटेड जब कहलाती है कि जब एक पार्टी का कंट्रोल है दूसरी पार्टी पे या एक पार्टी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है दूसरी पार्टी पे, दोनों ही केस में रिलेटेड पार्टी। तो क्वेश्चन तो ये अराइज होता है ना कि व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल एंड व्हाट डू मीन बाय सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो अपन पहले ये बात करते हैं कि भाई रिलेटेड का मतलब क्या होता है, रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एक पार्टी कैन कंट्रोल द अदर पार्टी और वन पार्टी कैन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस द अदर पार्टी, तो दे आर रिलेटेड पार्टी। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल, व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल। सो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तीन तरीके से हम लोग कंट्रोल अचीव कर सकते हैं। पहला कंट्रोल यहाँ पे ओनरशिप से, तो कंट्रोल कैन बी अचीव इन
three ways. Control can be achieved in three ways. First, ownership directly or indirectly of more than half of the voting power of an enterprise. मतलब आपकी ओनरशिप है किसी पे, पहला पॉइंट आपकी ओनरशिप है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर देन हाफ, मतलब मोर देन 50% अगर आपकी ओनरशिप है किसी पे. फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड, यहाँ पे ए लिमिटेड का बी लिमिटेड होल्ड करके रखा 60%, तो दे आर रिलेटेड पार्टी. ए का ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड ने कितने परसेंट शेयर्स एक्वायर करा? 60%, तो दे आर रिलेटेड पार्टी. अगर यहाँ पे बी ने सी में एक्वायर करा 51%, तो बी एंड सी आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टी. लेकिन यहां पर ए ने बी में एक्वायर करा, बी में सी में, तो ए और बी रिलेटेड है, बी और सी रिलेटेड है. लेकिन दे यूज द वर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब नॉट नेसेसरी कि डायरेक्टली आप किसी के थ्रू. तो यहां पे क्या ए और सी भी रिलेटेड है? द आंसर इज यस, ए और सी भी रिलेटेड पार्टी आपके है. क्यों रिलेटेड पार्टी? को इनडायरेक्टली सॉरी, इनडायरेक्टली ए ने सी में एक्वायर कर, इनडायरेक्टली किसके थ्रू एक्वायर कर? थ्रू बी के थ्रू उसने सी में एक्वायर करा, तो ए और सी इनडायरेक्टली रिलेटेड है. तो इनडायरेक्टली उसने एक्वायर करा, तो दे आर आल्सो रिलेटेड पार्टी. तो ए और बी डायरेक्टली रिलेटेड, बी और सी डायरेक्टली रिलेटेड, ए और सी इनडायरेक्टली रिलेटेड. अब दूसरे, तो वो दूसरा एक कंट्रोल अगर आपका किसी पे, तो दे आर रिलेटेड पार्टी. तो पहला हुआ कंट्रोल कि आपने यू आर एक्वायरिंग मोर देन 50%, देन यू आर रिलेटेड पार्टी. सेकंड वे इज कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन, मींस मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो आप ये कहते हैं कि आपका किसी पे कंट्रोल है बेटा, और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर पे, किस पे आपका कंट्रोल ऑफ द मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, just 1 minute, yes, the control the majority of the board of director of a company. So what do you mean by here? Refer note कहता है कि control to the composition of the board of directors determined with reference to the authority of an enterprise to appoint or remove all or majority of the director of another enterprise without concurrence of any other enterprise. मतलब आप किसी कंपनी के डायरेक्टर को, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. इसका मतलब मेजर कंपोजिशन मतलब मेजॉरिटी बेटा, तो आपका उस पर कंट्रोल है, तो आप वो और वो रिलेटेड पार्टी है. लेकिन एक चीज ख्याल रखना, अब यहां पर जैसे एक एग्जांपल है, इफ यहां पे लिखा इफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन देयर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी देन देयर इज नो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप. तो इसका मतलब वो कहता है, आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कोई डायरेक्टर यहां पे इंडिपेंडेंट कैपेसिटी पे अपॉइंट, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इफ देयर इज अ कंपनी सेक्रेटरी और अ लॉयर और अ आर्किटेक्ट, ओके, इज देयर सम प्रोफेशनल पर्सन, वी आर अपॉइंटिंग एज अ डायरेक्टर इन देयर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी. सो वी डोंट से कि फिर वो रिलेटेड पार्टी नहीं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि भाई यहां पे अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, ठीक है, अगर सपोज कोई कॉमन डायरेक्टर है, यहां पे एग्जांपल भी देखते हैं, इन द बोर्ड ऑफ बी लिमिटेड देयर आर 7 डायरेक्टर्स व्हिच ए लिमिटेड कैन अपॉइंट विदाउट द कॉन्क्यूरेंस ऑफ एनी बडी एल्स. आर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टी? द आंसर इज यस, क्योंकि भाई ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड के जो 7 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, किसी का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रहेगा, तो ए और बी रिलेटेड पार्टी. लेकिन अगर वही इंडिविजुअल कॉमन भी अगर है, दो कंपनी में कोई कॉमन डायरेक्टर भी, दैट डजंट मीन कि वो रिलेटेड पार्टी, क्योंकि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे अगर उनका अपॉइंट करा गया, तो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी पे यहां पर उनका अपॉइंट करेगा उन डायरेक्टर्स को, वो अपनी कैपेबिलिटी भी है और हमारा कोई उसमें इन्फ्लुएंस नहीं था, तो फिर वो रिलेटेड पार्टी नहीं रहेगी. तो यहां पे पहले अपन रिलेटेड पार्टी कंट्रोल का मतलब पहला कौन सा अचीव कर सकते हैं? अगर 50% इससे 50% ज्यादा आपकी होल्डिंग है. दूसरा आपका अगर यू फिर कंट्रोलिंग द मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोलिंग हियर वी आर अपॉइंटिंग और रिमूविंग द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, देन दे आर द रिलेटेड पार्टी. बट इफ दे आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटी, देन वी आर नॉट रिलेटेड पार्टी. ओके, अब थर्ड आपको कहते हैं कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर एंड पावर टू डायरेक्ट, मतलब हमारे पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि वोटिंग पावर का, एंड पावर टू डायरेक्ट बाय स्टैट्यूट, मतलब किसी लॉ ने दिया, कोई एग्रीमेंट नहीं दिया, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पॉलिसी ऑफ द एंटरप्राइज. सो एन एंटरप्राइज इज कंसीडर्ड टू हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अनदर एंटरप्राइज व्हेन इट ओन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% मोर ऑफ देयर वोटिंग पावर इन द अदर एंटरप्राइज. तो अगर मैं सब्सटेंशियली मेरा इंटरेस्ट, व्हाट डू यू मीन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? इफ आई एम होल्डिंग 20% or more than 20%, we say that then we have the substantial interest in that enterprise. तो हमारा substantial interest उसमें है, और हमारे पास ये पावर, इसका हमारा substantial मतलब हमारे पास पावर, किस चीज का पावर है कि मैं इकोनॉमी, आपके यहाँ पे फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी जो कंपनी की, उसके डिसीजन में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो वी ऑल्सो से इट इज ऑल्सो वे टू कंट्रोल द अदर एंटरप्राइज. सो वी कैन अचीव द कंट्रोल इन 3 ways. First, we are holding more than 50%. Second, we are controlling the composition majority of the director, and the third one is that if we have the substantial interest. If any one of them we want to achieve, we call it, we have the control and other enterprise, and that is it means we are related party. So we can say to any enterprise that we are related to that party when we are controlling to that party, or we say that and if we have significant influence to that party. Now what do you mean by significant influence? अब देखो significant influence का मतलब यहाँ पे हमको अकाउंटिंग सेक्शन 18 ने जो यहाँ पे डिफाइन करा, उसने क्या कहा अपने से
कि पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइज बट नॉट कंट्रोल ऑफ दोस पॉलिसीज। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि वो कह रहे कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फाइनेंशियल ऑपरेटिंग, जरूरी नहीं कि हम कंट्रोल उसको कंट्रोल नहीं करें, बट जस्ट वी आर पार्टिसिपेटिंग। अब ना इसने इन्फ्लुएंस इस बिजनेस, अभी दो चीज के जो यहाँ पे एग्जांपल भी उसके दिए हुए आपके पॉइंट नंबर 2 में ए और बी, उसको अच्छे से समझना। तो मैं कब मैं मानता हूं कि मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किसी पे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो कहते हैं कि होल्डिंग 20%, अब यहाँ पे ए पॉइंट करें, होल्डिंग 20% और मोर इन वोटिंग पावर whether directly or indirectly presumed to have significant influence unless it is demonstrated otherwise. What does it mean? If I am saying that if I am holding 20% or more than the voting power of any entity, it means that I have significant influence on them. So if we are significantly influence to any enterprise, then we say that we are related parties per accounting section 18. If I am influencing to any enterprise, when we presume that, we say accounting section 18 says that if we are holding 20% or more than 20%, it means that we are presuming that we are significantly influenced to other party. तो मेरा 20% ये उससे ज्यादा होल्डिंग है, तो मैं उसको सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, हम ऐसा मान लेते, लेकिन मैं कह रहा हूं मान लेते, बट दे यूज द वर्ड अनलेस इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड अदरवाइज। व्हाट डज इट मीन अनलेस इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड अदरवाइज? व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट कि ये हम मानते तो हैं कि 20% से ज्यादा अगर हमारी होल्डिंग है कोई कंपनी में, तो हमारा उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट ये जरूरी नहीं है। जनरली में मान लेते, वी प्रिज्यूम दैट, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई 20% से ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा ही, हम ऐसा नहीं कह सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अनलेस इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड अदरवाइज का एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है। अनलेस इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड अदरवाइज का मतलब एसबीआई बैंक गिवन ए लोन, यहां पे एसबीआई बैंक गिवन ए लोन टू किंगफिशर कंपनी, बट अनफॉर्चुनेटली किंगफिशर इज अनेबल टू रीपे द डेब्ट। In response, SBI Bank converts the loan into equity. In this scenario, SBI Bank is not presumed to exert influence over Kingfisher, as its primary objective is to find a buyer for the equity rather than actively participating in the company decision-making process. Now, what does it mean? If it means that, suppose example मैं कहते हैं कि SBI Bank ने Kingfisher को लोन दिया, we know that कि Kingfisher का क्या हाल हुआ है, अनेबल टू रीपे द लोन। तो वहां पे सपोज यहाँ पे वो किंगफिशर को, फॉर एग्जांपल एसबीआई कंपनी ने किंगफिशर को लोन दिया, अब किंगफिशर को लोन दिया, किंगफिशर बिकॉज किंगफिशर कंपनी इज अनेबल टू रीपे द लोन, तो हमने अब एसबीआई सोचते हैं हाउ आई एम गोइंग टू रिकवर द अमाउंट। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कन्वर्टिंग द लोन इनटू इक्विटी। तो वी आर कन्वर्टिंग द लोन ऑफ द लोन विच इज गिवन बाय एसबीआई टू किंगफिशर, नाउ वी आर कन्वर्टिंग बेटा दैट लोन इनटू इक्विटी। सो एसबीआई इज सेइंग दैट कि भाई हमने जो आपको लोन दिए, उस लोन के किंगफिशर को कहते हैं कि उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। तो इसका बेनिफिट क्या होगा इक्विटी में, एटलीस्ट इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो वी कैन सेल द शेयर्स इन द मार्केट, एटलीस्ट वी कैन सेल द शेयर्स इन द मार्केट, सो वी कैन रिकवर सम ऑफ द अमाउंट। तो दे द वे, इस तरीके से मैं अपने लोन के अमाउंट को रिकवर कर सकता हूं। सो हियर इन द केस एसबीआई विल से दैट हमारा इंटेंशन कुछ है ही नहीं कि सिग्निफिकेंटली किसी को इन्फ्लुएंस करो यहाँ पे। इवन तो हमने 20% से ज्यादा अगर कन्वर्ट करने में, लोन को कन्वर्ट करने में अगर इवन तो हमको 20% से ज्यादा मिल जाता है, स्टिल हम लोगों का यहाँ पे ये इंटेंशन नहीं कि उसको हम कंट्रोल करें। हमारा इंटेंशन होता है भाई हम जो लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि हम इक्विटी को मार्केट में बेच सके और हमें पैसा रिकवर कर सके, हम लोग पैसा रिकवर कर सके, ये उसका इंटेंशन है। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रिज्यूम जरूर करते कि 20% या उससे ज्यादा हमारी होल्डिंग है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पे, लेकिन वो जरूरी नहीं होता कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 20% ज्यादा तो हाई, अनलेस एंड अदरवाइज, अगर अनलेस इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड अदरवाइज तो फिर वो बात अलग है, जैसे एग्जांपल आपको किंगफिशर का दिया। अब उसी तरह ऐसा होता है यहाँ पे कि अगर आपने 20% से कम होल्ड करे, तो ये बी वाला पॉइंट, 20% से कम अगर होल्ड करके रखे तो हम लोग यही प्रिज्यूम करते हैं कि हमारा उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर 20% से हम लोग कम होल्ड करके रखते तो हम यही मानते कि हमारा उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं, हम यही मानते। लेकिन वही बात है अनलेस इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड अदरवाइज, इट मींस दैट यहां पर यह भी हो सकता है कि हमारी होल्डिंग 20% से कम है, स्टिल हम उसको सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हम लोग मानते तो यही है कि 20% से कम है तो हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन यह भी हो सकता है कि इवन दो 20% से कम है और हो सकता है तो भी हम उसको, हो सकता है कि हम उसको 20% से कम होने के बावजूद भी उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब एग्जांपल जो आपको यहां पे दिया है अनलेस इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड अदरवाइज, उसका एग्जांपल जो यहां पे दिया है बेटा, उसका मतलब यहां पे कह रहा है कि सपोज मैं कहता हूं कोई शेयर होल्डर है, उसकी होल्डिंग कोई कंपनी में 19%, आप बोलेंगे इसकी तो होल्डिंग 19% है, तो 19% तो उसने कहा है कि इसका तो 20% से कम है तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, तो रिलेटेड पार्टी नहीं। लेकिन जो वो शेयर होल्डर है ना जिसने 19% होल्ड करके रखा है बेटे, वो सिंगल शेयर होल्डर जिसका लार्जेस्ट
होल्डिंग शेयर, मतलब 19% किसी ने होल्ड नहीं करके रखा, जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उनकी 19% से कम ही होल्डिंग है उस कंपनी में। तो ये सिंगल लार्जेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा इसने शेयर होल्ड करके रखा है, तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसकी वजह से कर पा रहा है। तो इवन दो इसकी होल्डिंग 20% से कम है, तो भी ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ए लिमिटेड एक्वायर 19% वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड एज अ सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर. So A Limited appointed the chairman and the one other member of the board of directors of B Limited by virtue of its representation on the board through these two nominees. A Limited participated in the financial and operating policy decision of the enterprise taken at the बोर्ड मीटिंग। तो वो कह रहे हैं कि भाई क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है तो उसका इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, वो चेयर में वो कह रहे हैं कि आई लिमिट कैन अपॉइंट, वो अपॉइंट कर सकता है चेयरमैन दूसरी कंपनी का, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वो कर रहा है इवन दो उसकी होल्डिंग 20% से कम है। तो इट में यहाँ पर 20% ज्यादा में प्रिज्यूम करते कि हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, 20% से कम भी प्रिज्यूम करते सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। बट इट में हैपन दैट 20% ज्यादा होने के बावजूद भी हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। एग्जांपल किंगफिशर, इट में हैपन कि 20% कम होने के बावजूद भी सम टाइम इट में हैपन कि हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ये एग्जांपल जो ए लिमिटेड का यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर था तो उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उस पर था। अब हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिलेटेड पार्टी को उसने 5 कैटेगरी में बांटा है। तो 5 कैटेगरी में एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा। पहला आपसे होल्डिंग सब्सिडियरी एंड फेलो सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इंडिविजुअल हैविंग कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड देयर रिलेटिव्स, की मैनेजमेंट पर्सन एंड देयर रिलेटिव एंड एंटरप्राइज ऑन पॉइंट विच सी और डी कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो 5 कैटेगरी में बांटा कि एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे कि रिलेटेड पार्टी में कवर क्या होता है। तो पहला अपन यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडियरी एंड फेलो सब्सिडियरी। अब देखो क्या कहते हैं कि एंटरप्राइज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट्स कंट्रोल और आर कंट्रोल बाय और अंडर कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, दिस इंक्लूड्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड फेलो सब्सिडियरी। ओके, अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है? तो एग्जाम्पल वन डायरेक्टली। अब इसको समझो कि यहाँ पे क्या हो, वो कहते हैं कि एक एंटरप्राइज डायरेक्टली किसी को कंट्रोल करा, मतलब यहाँ पे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 75% होल्डिंग है तो मोर देन 50% डायरेक्टली कंट्रोल का एग्जाम्पल हो। अब वो कहता है कि इनडायरेक्टली भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए ने बी में 75% होल्ड करा तो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, बी ने सी में 60% होल्ड करा तो दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड, और ए और सी भी रिलेटेड बिकॉज सॉरी बी और सी ने 60% होल्ड करा, दे आर डायरेक्टली, बोथ आर डायरेक्टली बिकॉज डायरेक्टली बी ने सी पे होल्ड करा, लेकिन ए और सी आर इनडायरेक्टली रिलेटेड क्योंकि उसने थ्रू बी वहां पे होल्ड करके रखा है, तो दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड। और यहां पे बोला कि कंट्रोल और आर कंट्रोल, मतलब हम किसी को कंट्रोल कर रहे तो वो मेरे लिए रिलेटेड पार्टी, जिसको गया या हमें कोई कंट्रोल कर रहा है तो हमारे लिए वो रिलेटेड पार्टी, मतलब जिसको कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है तो भी रिलेटेड है, ये अगर किसी को कोई और कंट्रोल, मतलब हमको कोई और कंट्रोल कर रहा है तो वो भी रिलेटेड पार्टी ही रहेगा। और इससे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां है, और अंडर कॉमन कंट्रोल। व्हाट डू मीन बाय कॉमन कंट्रोल बेटा? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड होल्ड करा 75%, ए और बी रिलेटेड है, ए ने सी में होल्ड करा 60%, तो ए और सी रिलेटेड है, बट बी एंड सी आर अंडर द कॉमन कंट्रोल ऑफ ए, B and C are under the common control of A, तो B and C are under the common control of A, तो B और C भी यहां पर हम लोगों के रिलेटेड पार्टी, B और C भी रिलेटेड पार्टी देगा बिकॉज दे आर अंडर द कॉमन कंट्रोल ऑफ A। तो ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली और अंडर कॉमन कंट्रोल। अब सेकंड पॉइंट है रिलेटेड एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। वैसे ना इसको आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एसोसिएट वाला, मैं रीड करता हूं, लेकिन एग्जांपल यहाँ पे 3 चीज आपको ख्याल रखना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो तीनों, अगर एसोसिएट जॉइंट वेंचर पे तो इसी पे से क्वेश्चन आएगा। So कहते हैं associate and joint venture of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of which the reporting enterprise is an associate or a joint venture। अब इसको अच्छे से समझना है क्या कह रहा है। पहला, अब को वेंचर एंड जॉइंट वेंचर आर नॉट रिलेटेड पार्टी टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, इसका अच्छे से समझना है तीनों पॉइंट को। अब देखो यहाँ पे ए का एक है यहाँ पे जॉइंट वेंचर जिसमें ए और बी ये दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर कर, तो क्या पहले अपन ए और जॉइंट वेंचर ये दोनों क्या रिलेटेड है? यस, ए और जॉइंट वेंचर ये दोनों रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। बी और वो जो जॉइंट वेंचर है, यस बी ये को वेंचर है, ए और बी को वेंचर है बेटा, ठीक है। तो ए और जॉइंट वेंचर रिलेटेड है, बी और जॉइंट वेंचर भी रिलेटेड, लेकिन को वेंचरर इन ए जॉइंट वेंचर आर नॉट रिलेटेड पार्टी टू ईच अदर। ये 3 पॉइंट बस ख्याल रखो, अगर जॉइंट वेंचर एसोसिएट पे क्वेश्चन आया तो इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो यहां पर ए और जॉइंट वेंचर क्या रिलेटेड है? यस। बी और जॉइंट वेंचर क्या रिलेटेड? यस। लेकिन को वेंचर आर नॉट रिलेटेड पार्टी, स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 ने आपसे कहा कि को वेंचरर आपके रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो ए और बी क्या रिलेटेड पार्टी नहीं। ये तीनों पॉइंट को अपने को ख्याल रखना है। तो पहले में ख्याल रखना है कि को वेंचर रिलेटेड पार्टी, द आंसर इज नो। अब सेकंड आता हूं, कहता है कि को एसोसिएट आर आल्सो नॉट रिलेटेड,
नाउ व्हाट डू मीन बाय को एसोसिएट? को एसोसिएट का मतलब होता है ए ने बी में होल्ड कर रखा 30%, ए ने बी में होल्ड करके रखा, ए ने बी में होल्ड करके रखा, कितना होल्ड करा आपने? 30%। तो क्या ए और बी रिलेटेड पार्टी है? यहाँ पे ए ने बी में होल्ड कर रखा 30%, दे आर रिलेटेड पार्टी, द आंसर इज मोर देन 20%, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। यस, ए और बी रिलेटेड पार्टी है। अब ए ने यहाँ पे सी में होल्ड करके 25%, यस ए एंड सी रिलेटेड पार्टी, देखो कंट्रोल नहीं है लेकिन मोर देन 20% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, दे आर आल्सो रिलेटेड पार्टी। तो ए ने सी में 25% होल्ड करके रखा, तो ए और सी क्या रिलेटेड पार्टी? द आंसर इज यस, ए और सी भी आपके रिलेटेड पार्टी है। अब इसको समझना क्या बी और सी रिलेटेड पार्टी है क्या? बी और सी क्या आपके यहाँ पे रिलेटेड पार्टी है? वो क्वेश्चन अराइज होता है। तो ए और बी तो रिलेटेड है, बी और सी भी, ए और सी भी रिलेटेड है, लेकिन को एसोसिएट मतलब यहाँ पे ए और बी जो है वो एक ही एसोसिएट है और सी जो है वो भी एक ही एसोसिएट है, लेकिन ये को एसोसिएट है बी और सी, ये दोनों क्या रिलेटेड? आंसर इज नो। तो यहाँ पे को एसोसिएट आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड पार्टी, तो यहां पे को वेंचरर रिलेटेड पार्टी नहीं होते और ये को एसोसिएट भी रिलेटेड पार्टी नहीं होते। अब यहां पर वो कहता है, देखो बेटा, कि ए ने, थर्ड वाला एग्जांपल, ए ने बी में होल्ड करके रखा 30%, तो ये क्या रिलेटेड पार्टी? यस। तो ये जो बी जो हो गई वो ए की एसोसिएट हो गई। बी किसकी एसोसिएट हो गई? बी जो हो गई वो ए की एसोसिएट हो गई। ठीक है सर। अब बी ने होल्ड करके रखा 25% सी में, तो बी और सी भी रिलेटेड पार्टी। सी जो हो गई वो एसोसिएट हो गई बी की, तो ए की एसोसिएट कौन? बी, बी की एसोसिएट कौन? सी। फिर से मैं कह रहा हूं इसका क्योंकि अभी टर्म अभी हमारा यूज होगा यहाँ पे। ए की एसोसिएट कौन? बी, बी की एसोसिएट कौन? सी। अब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं एसोसिएट of an association of associate of an associate is not a related party, मतलब मेरी एसोसिएट की जो एसोसिएट है वो मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो ए की एसोसिएट बी, बी की एसोसिएट सी, तो मेरी एसोसिएट की जो एसोसिएट है वो सी है, तो मैं और सी रिलेटेड, मैं मतलब ए और सी रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो आपकी जो एसोसिएट की, आपकी फ्रेंड की फ्रेंड आपकी फ्रेंड नहीं, समझे मैंने क्या बोला आपको? आपकी फ्रेंड की फ्रेंड आपकी फ्रेंड नहीं। तो स्वीटी तुम्हारी फ्रेंड, उसकी फ्रेंड पिंकी, तो तुम्हारी फ्रेंड की फ्रेंड तुम्हारी फ्रेंड नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? तो एसोसिएट की एसोसिएट तुम्हारी एसोसिएट नहीं है। ओके, तो यहां पर आपको, ठीक है, तो तुम्हारी फ्रेंड है स्वीटी, अब तुमको प्यार हुआ पिंकी से, तो तुम स्वीटी पे टिके रहना, तुमको पिंकी तक नहीं जाना अपने को। तो तुम्हारी फ्रेंड की जो फ्रेंड है वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, तो एसोसिएट की जो एसोसिएट है वो तुम्हारी एसोसिएट नहीं है। तो एसोसिएट सी लिमिटेड इज एन, मतलब सी एसोसिएट किसकी? बी की, और बी एसोसिएट किसकी? ए की बेटा। तो एसोसिएट ऑफ एसोसिएट मतलब ए और सी यहाँ पे रिलेटेड पार्टी नहीं रहेगी। तो तीन चीज अपने को ख्याल रखना है, को वेंचर आर नॉट रिलेटेड पार्टी, को एसोसिएट आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड पार्टी बेटा, एंड एसोसिएट ऑफ एसोसिएट आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड पार्टी। इन तीन चीज को ख्याल रखना, अगर क्वेश्चन आए इसमें से तो तीनों पॉइंट में से कोई आएगा। अब पहला आपने हो गया हमारा सब होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट जॉइंट। नाउ कमिंग टू थर्ड, अब वो कहता है कि थर्ड, इंडिविजुअल ओविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एंटरप्राइज इन द वोटिंग पावर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज दैट गिव द कंट्रोल गिव देम कंट्रोल ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटरप्राइज एंड रिलेटिव्स ऑफ एनी सच इंडिविजुअल। नाउ व्हाट डज इट मीन? अगर कोई इंडिविजुअल कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट है इन द वोटिंग पावर ऑफ द रिपोर्टिंग दैट गिव द कंट्रोल, मतलब कोई इंडिविजुअल का कोई एंटरप्राइज पे कंट्रोल है, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल रिलायंस पेट्रोलियम पे उसका कंट्रोल है, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो जितने भी रिलेटेड पार्टी रिलेटिव्स है मुकेश अंबानी के और उनका ट्रांजेक्शन अगर उस एंटरप्राइज के साथ होता है तो उसको भी रिलेटेड पार्टी कहते हैं। व्हाट डज इट मीन? मैं कहता हूं मुकेश अंबानी जो है, मुकेश अंबानी का यहां पे क्या हुआ कि रिलेटेड पार्टी, अगर मैं कहता हूं मुकेश अंबानी, मैं कहता हूं कि अगर वो होल्ड करके रखता है उसका अगर कंट्रोल है, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल रिलायंस पेट्रोलियम पे, तो वो तो रिलेटेड पार्टी, उसमें मैं आऊंगा अभी आगे, आप देखोगे उसको की मैनेजमेंट पर्सनल का भी पॉइंट आने वाला है। एनीवेज, तो अगर सब उसका कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मुकेश अंबानी का रिलायंस पेट्रोलियम, तो आर दे रिलेटेड? यस, क्योंकि कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। देखिए जितने भी रिलेटेड है मुकेश जी के रिलेटिव है और उनका वो भी फिर उनका भी ट्रांजैक्शन अगर उस एंटरप्राइज के साथ होता है तो वो भी रिलेटेड पार्टी। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा था व्हाट डू यू मीन रिलेटिव है, व्हाट डू यू मीन रिलेटिव? तो अकाउंटिंग सेक्शन 18 ने रिलेटिव की डेफिनेशन अपने को बताया। तो रिलेटिव का मतलब होता है यहाँ पे ये तो रिलेटिव का मतलब, फॉर एग्जाम्पल हियर इंडिविजुअल मुकेश अंबानी सपोज, तो मुकेश अंबानी के फादर वो रिलेटेड पार्टी, ठीक है। मुकेश अंबानी की फॉर एग्जांपल धीरूभाई अंबानी की रिलेटेड पार्टी है, उनकी मदर वो एक रिलेटेड पार्टी हो गई उस मतलब इस एंटरप्राइज के साथ, रिलायंस पेट्रोलियम के साथ। फिर इनके रिलेटिव के जो भी इंडिविजुअल के रिलेटिव जो है उनका ट्रांजेक्शन हो रहा है बेटा, वो उसको भी हम रिलेटेड पार्टी कहते। तो पहले ऊपर देखो फादर मदर, फिर ब्रदर सिस्टर, तो आपने फादर मदर कवर हुआ, ब्रदर सिस्टर, और इसका स्पाउस भी, तो मुकेश अंबानी की स्पाउस वो भी कवर हो गए, और उनके बच्चे भी, सन और डॉटर।
अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनेशन में वैसे क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, लेकिन आपने क्या नहीं है मैं भी कहता हूं कि इंडिविजुअल के फादर मदर इंक्लूड है, ब्रदर सिस्टर इंक्लूड है, और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस, और यहाँ पे सन और डॉटर। यहाँ पे डॉटर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ कवर नहीं, ठीक है, बहू रानी और जो आपके दामाद जी है उस डेफिनेशन में कवर नहीं है, ठीक है, इसको ख्याल रखना। अब मैंने यहां पे कहा बेटा कि यहां पे रिलेटिव मींस क्या, कि स्पाउस सन डॉटर ब्रदर सिस्टर फादर एंड मदर, वो इसमें कवर होगी, ठीक है। अब ये समझ में आया, ये इंडिविजुअल का किसी के साथ भी ये एंटरप्राइज इस पे कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और इस एंटरप्राइज के साथ अगर किसी का भी ट्रांजेक्शन के रिलेटिव का होता है तो उसे भी हम रिलेटेड पार्टी ही कहते हैं। तो अपने 3 हो गए यहाँ पे पॉइंट। अब चौथे बात है की मैनेजमेंट पर्सन। अब उसी तरह कि कोई भी एंटरप्राइज है और उसमें जो भी की मैनेजमेंट पर्सन, अब की मैनेजमेंट पर्सन मतलब कौन, डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, ये लोग जो है की मैनेजमेंट पर्सन जो भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसका अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो रिलेटेड पार्टी है, और उस की मैनेजमेंट पर्सन के रिलेटिव के साथ भी अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो भी रिलेटेड पार्टी। देखो स्कोप एज एन ऑडिटर आपका कितना, जब आप ऑडिट करोगे तो कितना स्कोप कितना बड़ा है यहाँ पे इसका, क्योंकि आपको कितनी चीजों का ध्यान रखना ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते वक्त, कि आपका की मैनेजमेंट पर्सनल का है तो वो तो रिलेटेड पार्टी है ही है, लेकिन की मैनेजमेंट अगर कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसका जो की मैनेजमेंट पर्सन है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन को की मैनेजमेंट पर्सन के बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो तो रिलेटेड पार्टी है ही, लेकिन वो की मैनेजमेंट पर्सनल के जो रिलेटिव के साथ भी ट्रांजैक्शन, रिलेटिव की डेफिनेशन सेम है जो अपन यहां ऊपर बात करें, तो वो भी रिलेटेड पार्टी आपका ट्रांजैक्शन रहेगा, वो भी आपका क्या रहेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपका रहेगा। ओके, नाउ यहां पे व्हाट इज दिस की मैनेजमेंट में से एक चीज क्या है, इंडिविजुअल विद अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज आर कंसिडर्ड की मैनेजमेंट पर्सन। जो प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में इन्वॉल्व होता है की मैनेजमेंट पर्सन होता है। रिमेंबर वन थिंग, एज पर एस 16 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर नॉट क्लियर, कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा तो एस 18 स्पेसिफिकली कहा कि वो आपका की मैनेजमेंट पर्सन नहीं। ओके, एनीवेज 4 पॉइंट हो गए। Now I'm coming to here the last point, fifth one। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, क्या एक एग्जांपल के थ्रू अपन यहाँ पे समझेंगे। तो एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन डिस्क्राइब इन पॉइंट नंबर सी और डी, तो पॉइंट नंबर सी और डी में कौन से कवर करे अपन ने, जो एक बंदा किसी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहा है ना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहा है या कंट्रोल या की मैनेजमेंट, उनके बारे में अपन बात करें, या रिलेटिव। वो कहता है एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन प्रिस्क्राइब इन सी और डी इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दिस इंक्लूड्स एंटरप्राइज ओन बाय द डायरेक्टर। ये एंटरप्राइज सपोज एंटरप्राइज ये बी लिमिटेड सपोज ओन बाय द डायरेक्टर इज अभिषेक है, ठीक है, डायरेक्टर इज अभिषेक है, तो ये बी लिमिटेड ये हो गई आपकी बी लिमिटेड, और ये बी लिमिटेड पे सपोज उसकी वो कंपनी बी लिमिटेड किसकी, अभिषेक की है, तो ये दिस इंक्लूड द एंटरप्राइज ओन by the director or major shareholding of the enterprise and the enterprise that have a member of the key that have a member of key management in common with the reporting enterprise। अभी सेंटेंस का मतलब क्या उसको पहले अच्छे से समझो। ए लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है, ये अब ए लिमिटेड ने की मैनेजमेंट पर्सन अभिषेक उपमन्यु, ये एमडी ऑफ ए लिमिटेड है, तो अभिषेक इज एमडी ऑफ ए लिमिटेड, तो अभिषेक इज एमडी ऑफ ए लिमिटेड, तो आर दे रिलेटेड पार्टी, यस। तो पॉइंट नंबर डी में से देखिए अपने की मैनेजमेंट पर्सन है तो रिलेटेड पार्टी, तो ए लिमिटेड और ये एमडी, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, तो ए लिमिटेड और ये अभिषेक आर रिलेटेड पार्टी बिकॉज अभिषेक इज की मैनेजमेंट पर्सन ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। अब अभिषेक की ही एक कोई कंपनी है बी लिमिटेड, ये कंपनी अभिषेक की, तो कंपनी ओवर विच अभिषेक उपमन्यु हैज कंट्रोल ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो अभिषेक का कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किस पे, यहाँ पे बी लिमिटेड पे। अब क्या हुआ यहाँ पे बी लिमिटेड पे, यहाँ पे तो यहां पर बी लिमिटेड, यहां पर बी लिमिटेड and A limited are related party, तो A limited and B limited are related party, तो A limited और B limited कौन है बेटा आपके यहाँ पे related party, क्यों, क्योंकि अभिषेक कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन, वो बोल सकते हैं क्योंकि MD है वो, A limited को सुनो गुड्स परचेज करना B से करो, B उसी की कंपनी, देखो इस सेंटेंस को, दिस इंक्लूड्स एंटरप्राइज ओन बाय द डायरेक्टर, हु इज डायरेक्टर हियर अभिषेक, और मेजर शेयर होल्डिंग ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड द एंटरप्राइज that have a member of a key manager in common with the reporting enterprise, तो ये कॉमन बंदा है, इसका की मैनेजमेंट पर्सनल भी है और ये कंपनी को ओन करता है, तो इस कंपनी के बीच में और जिस कंपनी का की मैनेजमेंट पर्सन है उस कंपनी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो दे आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टी। ओके,
अब यह एस बड़ी सिंपल था, हमारा रिवीजन खत्म होने पा रहा है। इसमें कौन सी चीज कवर नहीं होती, ध्यान रखिए, इसमें व्हाट डज नॉट कवर, तो तीन चीजें कवर नहीं थी, ख्याल रखना यहाँ पे। एस इन एस 18 द फॉलोइंग आर नॉट डीम रिलेटेड, तो तीन चीजें बोलता है कि वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। डायरेक्टरशिप रिलेशनशिप, टू कंपनी विद कॉमन डायरेक्टर आर नॉट रिलेटेड अनलेस द डायरेक्टर इज एबल टू अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ बोथ द कंपनी इन देयर म्यूचुअल डीलिंग। तो वो कहता है कि दो कंपनी में सिंपली अगर कोई डायरेक्टर है, मैं अगर दो कंपनी में डायरेक्टर हूं, दैट डजंट मीन कि वो दोनों कंपनी रिलेटेड पार्टी, अनलेस आई कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन, वो दोनों कंपनी की में ट्रांजेक्शन को अगर मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं कि एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन को, उसको अगर मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं तो ही वो रिलेटेड पार्टी है। सिर्फ कोई कंपनी के कोई डायरेक्टर कॉमन होने की वजह से दैट डजंट मीन कि वो कंपनी रिलेटेड है। सेकंड, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, आपकी किसी पे डिपेंडेंसी, फॉर एग्जांपल एन एंटिटी ट्रांजैक्टिंग ए सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस विद अ सिंगल कस्टमर, भाई मेरे पास कोई कस्टमर है, वो मेरा बहुत बड़ा कस्टमर है, मेजर सेल मैं उसी को करता हूं, या मेरे कोई सप्लायर है, फॉर एग्जांपल चाइना से कोई सप्लायर है, तो मेरे कोई मेजर सप्लायर है, कोई फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर जनरल एजेंट है, उस पर मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूं, दैट डजंट मीन कि वो रिलेटेड पार्टी है। हो सकता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कोई पर्टिकुलर कस्टमर, उनसे मुझे ज्यादा सेल मिलता है, फिर या मेरे सप्लायर को स्पेसिफिक है, मेरे को कम रेट पे देता है, मुझसे खरीदता हूं, दैट डजंट मीन कि वो रिलेटेड पार्टी। ना थर्ड वन, नॉर्मल डीलिंग, entities listed below in their normal dealing with an enterprise are not deemed related party. Provider of फाइनेंस, मैंने कहा मैंने कहीं बैंक से लोन लिया तो कोई मेरे रिलेटेड पार्टी नहीं। ट्रेड यूनियन हो गए, ये पब्लिक यूटिलिटीज हो गए, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर बॉडी। तो ये नहीं कि अपने को गवर्नमेंट ने अगर कोई अपने को कोई स्पॉन्सर करी है, कोई ग्रांट दे रही है तो दे आर रिलेटेड पार्टी, तो आपने किसी ने अपने को लोन दिया दैट डजंट मीन कि रिलेटेड पार्टी। तो ये तीनों चीज हमारी रिलेटेड पार्टी नहीं होती। अब यहाँ पे ना कुछ एग्जम्पशन दे रखा है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में। अब रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में एग्जम्पशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको ध्यान से समझना बेटा। अब यहाँ पे एग्जम्पशन, कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्फिडेंशियलिटी ड्यूटीज, अब इसको समझना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारी रिलेटेड पार्टी है, लेकिन वो रिलेटेड पार्टी को लॉ ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा कि आप क्लाइंट के बारे में डिस्क्लोज मत करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आपने कोई बैंक है, तो बैंक कोई अकाउंट का बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर सकता अपने क्लाइंट का। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरा कोई बैंक, आपने आई मीन टू से कोई बैंक, एक यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक, दे आर रिलेटेड पार्टी। तो एचडीएफसी लिमिटेड का अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, और एचडीएफसी बैंक, मगर दोनों रिलेटेड पार्टी, लेकिन तो भी वो एचडीएफसी बैंक डिस्क्लोज नहीं करेगा एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर उसका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के बारे में डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि लॉ अलाउ नहीं करता कोई बैंक को कि कोई उसके कस्टमर की इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज करे, वो कॉन्फिडेंशियल होता है, इस पर लॉ नहीं कर सकते, तो वो नहीं डिस्क्लोज करेगा इवन दो रिलेटेड पार्टी। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि इन द कैपेसिटी ऑफ बैंकर यू कैन नॉट डिस्क्लोज इट। मगर मतलब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी रिलेटेड है, और फॉर एग्जांपल कि ए लिमिटेड, यहां पे एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ये रिलेटेड पार्टी है, और एचडीएफसी लिमिटेड का बैंक में, एचडीएफसी बैंक में एक अकाउंट ओपन है और वो अकाउंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ बैंकर, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी लिमिटेड कहता है कि मैं आपको एक प्रीमाइसेस देता हूं यूज करने के लिए एचडीएफसी बैंक, उसके बदले में आपसे रेंट लूंगा, तो ये फ्री ऑफ चार्ज दूंगा, जो भी है, तो ये दिस ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन है नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ बैंकर। आई मीन टू से कि बैंक कोई कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं, कोई लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहा, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि इसको डिस्क्लोज मत करो, तो आप वो चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकते वो जो लॉ हमको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ए बैंक अकाउंट, इवन दो वी आर रिलेटेड पार्टी बैंक एंड दैट एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक इज नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन, but if they have a transaction with HDFC bank, HDFC limited, not in the capacity of banker, it's a normal transaction, for example the rent, so that is not in the capacity as a banker, so in that case they have to disclose this information, फिर उसको disclose वो करेंगे। नाउ थर्ड वन इज, सेकंड इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़े ना, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को अपन म्यूचुअल डेब्ट जिसको कहते हैं, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को अपन डिस्क्लोज मतलब एलिमिनेट ही कर देते हैं। कोई परचेज सेल हटा दे, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का ट्रांजेक्शन हो तो परचेज सेल हटा देंगे, परचेज सेल हो तो उसका एलिमिनेट करेंगे, फिर कोई रिसीवेबल पे उसका एलिमिनेट करते हैं। तो वो जब आपने एलिमिनेट ही कर दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको अपन सिंगल एंटिटी मानते हैं। ओके, नो थर्ड वन, वो आपसे कहता है यहाँ पे कि थर्ड वन स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज। व्हाट इज द स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज? स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज का मतलब एक एंटरप्राइज विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट। तो जब आप कोई गवर्नमेंट के कंट्रोल में अगर कोई एंटिटी
तो और आई मीन टू से देखो यहाँ पे इंडियन ऑयल कंपनी और भारत पेट्रोलियम, अगर ये दोनों गवर्नमेंट कंपनी, तो इन दो गवर्नमेंट कंपनी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो भी इसको देखो गवर्नमेंट कितना यहाँ पे अपने को सेफ रख रही है। उन्होंने बोले कि इसमें एक चीज क्या रखना है, क्योंकि दो गवर्नमेंट कंपनीज के बीच, जिसको कंट्रोल कौन करे, गवर्नमेंट, उनके बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो बेटा उसको भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कोई गवर्नमेंट कंपनी का आउटसाइडर के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो ऑब्वियसली डिस्क्लोज करना, अगर वो रिलेटेड पार्टी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो इवन दो यार रिलेटेड पार्टी है, इफ दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बोथ ऑफ देम आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, no need to disclose it. Okay. Now the last part is disclosure. ख्याल रखना दो चीज हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी आपको कंट्रोल हो सकती है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकती है। कंट्रोल हुआ तो क्या, अगर कंट्रोल अगर आपका है तो डिस्क्लोजर ऑफ नेम एंड रिलेशन इज रिक्वायर्ड इवन इफ द ट्रांजेक्शन आर नॉट। तो अगर आपको यहाँ पे देखो, अगर किसी भी देखो रिलेटेड पार्टी आप कंट्रोल के थ्रू भी आ सकता है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से भी आ सकता है। तो व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल, कंट्रोल से कैसे आप कंट्रोल के थ्रू आ सकते हैं, व्हाट डू मीन कंट्रोल के थ्रू, आप बोल रहे कि आप कंट्रोल के थ्रू अगर आता है तो यहां पर वो कहते हैं कि उस केस में अगर आपका नाम और रिलेशनशिप बताना है, इवन तो आपका इस साल हो सकता है कि वो रिलेटेड पार्टी है, थ्रू द कंट्रोल आई हैव, तो आपका उस पर कंट्रोल है तो आपकी रिलेटेड पार्टी, तो आपको अगर ट्रांजेक्शन पूरे साल नहीं हुआ है तो भी आपको नाम और रिलेशनशिप बताना पड़ेगा। इवन तो ट्रांजेक्शन तो डिस्क्लोज करना होता ही, मैं नीचे आपको बताऊंगा, लेकिन नाम और रिलेशनशिप बताना इवन तो ट्रांजेक्शन नहीं भी इन केस ऑफ कंट्रोल, लेकिन अगली पार्टी आपकी रिलेटेड बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो उस केस में आपको डिस्क्लोजर सिर्फ जब ही करना जरूरी, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड ओनली इफ देयर आर ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन है तो ही डिस्क्लोज करना है, अदरवाइज डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। कब, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के थ्रू अगर आपका रिलेशन है उससे, अगर कंट्रोल के थ्रू रिलेशनशिप, अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, नाम और रिश्ता दोनों अपने को बताना है। ओके, so if related party transaction occurred during the existence of such relationship, the reporting enterprise must disclose। तो क्या आपने को बताया 7 चीजें, नेम ऑफ द ट्रांजैक्टिंग रिलेटेड, नाम बताओ उसका रिश्तेदार का क्या मतलब रिलेशन क्या, कौन सा आपका होल्डिंग है, सब्सिडियरी जो भी है, डिस्क्रिप्शन बताओ रिलेशनशिप का, होल्डिंग है सब्सिडियरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल बी लिमिटेड इज माय सब्सिडियरी, बी लिमिटेड नाम बताएं, रिलेशनशिप कौन सा है, वो सब्सिडियरी मेरी एग्जांपल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर, कौन जो ट्रांजैक्शन उसका डिस्क्रिप्शन बताओ, परचेज है, सेल है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन आइदर इन अमाउंट और प्रोपोर्शन, मतलब अमाउंट में बताओ ये कितने टोटल ट्रांजैक्शन आपको उस तरह के, फॉर एग्जांपल परचेज हमने उससे किए तो कितने अमाउंट का परचेज किया, या आप बोल के, या यू कैन से इन प्रोपोर्शन आल्सो, फॉर एग्जांपल कि मेरा 20% परचेज हुआ, टोटल परचेज का 20% परचेज रिलेटेड पार्टी से हुआ, तो आप उस तरीके से परसेंटेज फॉर्म में बता सकते हो। एनी अदर एलिमेंट जो आपको लगता है कि जरूरी है बताना वो भी आप बता सकते हो। एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग, अगर आपने को आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने, रिसीवेबल पेबल कितना, उससे रिलेटेड आपने को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया वो भी बताओ। 7 पॉइंट आपसे कहते हैं कि रिटर्न ऑफ, मतलब आपने उसको बैड डेप्ट अगर कोई अमाउंट का माने रिलेटेड पार्टी का तो वो बताओ, या रिटर्न बैक आपने बैड डेप्ट माने तो उसको रिवर्स करे, ऐसा भी कुछ करे तो आपने को बताना है। और ये मैं आपको आखिरी नोट ऑलरेडी आपको कहता हूं, ओनली ट्रांजेक्शन विद इन द पीरियड ऑफ रिलेटेड पार्टी, विद इन द पीरियड ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नीड टू बी डिस्क्लोज, मतलब जब वो रिश्ता एग्जिस्ट करता था, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक था, तो ये ट्रांजैक्शन 5 लाख जब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप था तो वही डिस्क्लोज करो। एट एनी टाइम वाला पॉइंट पूरे साल होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको क्या कर उस वक्त में वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता वही डिस्क्लोज करा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन हुआ 25 लाख का, लेकिन क्योंकि यहाँ रिलेटेड पार्टी नहीं था तो वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। तो जिस वक्त रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था उतने पीरियड के ही अमाउंट को डिस्क्लोज करना था। दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी disclosure।